हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस चैप्टर के हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इवन दो इक्विटी के बारे में, डेथ के बारे में। तो ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं, जो कि सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कैरी करता है आपके पूरे 15 मार्क्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट दोनों मिला करके आपके कैरी करते हैं 15 मार्क्स। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि इस चैप्टर से आपका 8 मार्क्स के ऑलमोस्ट आपका आ ही जाएगा पेपर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी वे पे हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देख लीजिए। बेसिकली अगर हम लोग बिजनेस फाइनेंस की बात करें, तो अगर हम लोग बात करें एक बिजनेस फाइनेंस की, किसी भी एक बिजनेस में फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, पैसे का रिक्वायरमेंट हमेशा से बना रहता है। तो किस चीज के लिए बिजनेस फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है, किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा बोल सकते हो भाई, टू स्टैब्लिश अ बिजनेस। बिजनेस करने के लिए ही बिजनेस फाइनेंस का जरूरत है भाई। बिजनेस को रन करने के लिए भी बिजनेस फाइनेंस का जरूरत है, टू रन अ बिजनेस। अकाउंटिंग टर्म में आपने वर्किंग कैपिटल उसको बोला होगा, टू रन अ बिजनेस। टू एक्सपेंड, अगर हम बिजनेस को फैलाना चाहते हैं, टू टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई द बिजनेस। बिजनेस को फैलाने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए। और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि भाई कुछ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए, टू बाय टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो ये सब चीजों के लिए हमको पैसे का रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों। इन्हीं चीजों के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसके लिए हमको फाइनेंस का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो इतने सारी जरूरतें हैं, तो इसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। भाई एक एफिशिएंट तरीके से आपको एक्वायर करना आना चाहिए। एक्विजिशन यानी कि आप अच्छे तरीके से, आप एक एफिशिएंट तरीके से एक्वायर कर सके पैसों का। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यूज कर सके पैसों का, सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, या फिर हम बोले अर्निंग्स। जो भी आपने कमाया उसको कहां लगाना है, किस चीज के लिए, फॉर द स्मूथ वर्किंग ऑफ अ कंपनी। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3 वर्ड्स को मिलकर बना है। एक है एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, या एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस बोल सकते हो। एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि यूज ऑफ फाइनेंस, और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और अर्निंग्स। जो भी आपने कमाया उसको कहां डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि आपने सीखना पड़ेगा कि आप कहां से पैसे को इकट्ठा करें, कहां से एक्वायर करें, कहां उसका यूज करना है, कहां पर आपने इन्वेस्ट करना है, और कहां पर आपने उसको जो कमाई हो गई उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सारी चीजों को मिला के क्या बनता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बहुत इजी है,
Financial management refers to efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance, and efficient distribution of earnings or surplus for the smooth working of business. तो ये है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई होप दैट कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग समझ में आ गई होगी. अब हम देखते हैं इसके रोल्स क्या हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं इसके रोल्स की, तो सबसे पहले आपका साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो देखिए बच्चे, जब भी कभी कंपनी को अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है, फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, इस तरह के फिक्स्ड एसेट्स में जब भी उसको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना होता है, तो कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, हाउ मच कैपिटल a company is planning to invest. कितना प्लान करे कि इन्वेस्ट करे कि भाई इनमें कितना इन्वेस्ट करा जाए, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर. ठीक है ना. तो वो सब कुछ किस में डिपेंड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर. दूसरा पॉइंट है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स. देखिए करंट एसेट जैसे कि हम लोग बात करें कैश, इन्वेंट्री, या फिर मैं इसको स्टॉक बोल दूं. ठीक है. तो कितना एक कंपनी को कैश रखना चाहिए, कितनी इन्वेंट्रीज रखना चाहिए, ये रेशियो कौन डिसाइड करेगा? दिस रेशियो इज आल्सो डिसाइडेड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर, है ना. कितना अमाउंट एंड कितना कंपोजिशन होना चाहिए भाई करंट एसेट्स का, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा, है ना. ये भी उन्हीं का प्रॉब्लम है. तो दिस इज ऑल्सो second role and second important role of this financial management. Next, the amount and long term, the amount and नहीं होना चाहिए यहाँ पे को, the amount of long term and short term fund. तो long term and short term fund का अमाउंट, यानी कि कितना long term और कितना शॉर्ट टर्म फंड, कितना लॉन्ग टर्म और कितना शॉर्ट टर्म फंड लेंगे हम लोग, कितना लॉन्ग टर्म एंड कितना शॉर्ट टर्म फंड हम लोग रेस करेंगे. तो इसका रेशियो कौन डिसाइड करेगा? इसका रेशियो भी डिसाइड करेगा फाइनेंशियल मैनेजर. जो फाइनेंस मैनेजर है वही डिसाइड करेगा. ठीक है ना. तो ये भी काम किसका है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी कंपनी की पॉलिसी है ऑफ लिक्विडेशन, किसी कंपनी की पॉलिसी है लिक्विडेशन की, तो वो किस चीज को प्रेफर करेगी? दैट प्रेफर्स लॉन्ग टर्म फंड. और लॉन्ग टर्म फंड से क्या होगा? उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट पे करने से क्या होगा? उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट लेस हो जाएगा. अब भाई प्रॉफिट लेस हो जाएगा तो दिक्कत तो कंपनी को ही होगी ना. तो यही सब डिसाइड कौन कर रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अगला आपका ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्थ इक्विटी, यानी कि कंपनी को डेथ रेज करना चाहिए या इक्विटी रेज करना चाहिए, ये भी कौन डिसाइड करेगा? डेथ रेज करना चाहिए, इक्विटी रेज करना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा. भाई कितना डेप्थ और कितना इक्विटी कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा, है ना. तो वही इसका रेशियो डिसाइड करेगा. फाइनेंस मैनेजर इज helps to fixing the ratio between depth
एंड इक्विटी। ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले आइटम्स क्या होते हैं? आप सभी ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बनाया है। उसके अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या फिर हम बोलें कि भाई लोन आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाता है, डेप्रिसिएशन आ जाता है, जो कि क्या करता है, ये टर्मिनोलॉजीज क्या करती है? ये क्या करती है? ये प्रॉफिट को कम कर देती है, नेट प्रॉफिट को कम कर देती है ना? तो कम कर देती है, उससे क्या होगा? उससे कंपनी को प्रॉफिट कम होगा भाई, सीधी सी बात है ना? और जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इंटरेस्ट पे करेंगे तो उससे भी प्रॉफिट कम होगा डेफिनेटली, है ना? तो यही सारे आइटम्स भी इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस, ठीक है? तो आई होप दैट कि आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला था आपका साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि कितना उसने एसेट्स, कौन सी एसेट्स कितनी बाय करनी है, ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स, कैश एंड इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, इस तरह की चीजों में कितना कितना पैसा रखना है, कितना कितना पैसा रख के रखना है, कितना पैसा फंसाना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड का रेशियो क्या होगा, कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंस मैनेजर, ठीक है ना? डेथ और इक्विटी कितना रेशियो में रहेगा, कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। कौन फिक्स करेगा? फाइनेंशियल मैनेजर। कितने सारे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में जो भी पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट को इफेक्ट करते हैं, जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पड़ता है। तो ये था आपका रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, सबसे पहली बात तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई सीधी सी बात है, दो अप्रोचेस होते हैं। एक है क्लासिकल अप्रोच, एक है आपका मॉडर्न अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच ये कहती है भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर लो, और मॉडर्न अप्रोच ये कहती है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर लो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों के लिए कभी कभी समझने के लिए जाता है। भाई सीधी सी बात है, प्रॉफिट को बढ़ाओ और अपनी कंपनी को एक ही रहने दो। वेल्थ मैक्सिमाइज करो, यानी कि अपने ज्यादा से ज्यादा आउटलेट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स या अपने फ्रेंचाइजीज को खोल दो, तो उनसे उनकी वेल्थ बढ़ जाती है। भाई ज्यादा वेल्थ हो जाती है तो उससे कि वो एक बार में ही झटके में ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब एक दुकान खोलो या फिर एक बिजनेस ऑपरेट करो और उसी में अपना प्रॉफिट कमाते रहो, मैक्स टू मैक्स करते रहो। ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो है भाई, सबसे पहली बात तो हम लोग पैसे का व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? पैसे की व्यवस्था प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि कैश की अवेलेबिलिटी बनी रहे। किसकी अवेलेबिलिटी? लिक्विडिटी की, यानी कि जो पैसा हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहे, है ना? हमारे पास क्या रहे? कैश अवेलेबिलिटी बने रहे। इसको हम बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। कैश अवेलेबल हमेशा बने रहे, तो उसके लिए भी पैसे का रिक्वायरमेंट है भाई, है ना? उसके लिए भी आपको पैसे की मैनेजमेंट प्रबंध करना पड़ेगा। दूसरा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस का पूरी तरह से अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए भी आपने फाइनेंस मैनेजमेंट का करना पड़ेगा। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट टू द क्रेडिटर्स। भाई क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे आप उधार में बाई करते हो। क्रेडिटर्स कौन है? एक क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो है जिनसे आप क्या कर रहे हो? जिनसे आप बाई कर रहे हो ऑन क्रेडिट। भाई एक बार बाई किया, दो बार बाई किया, तीन बार बाई किया,
तो अब उनको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, उनके 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 लिए भी तो आपका एक कमिटमेंट रहेगा। तो उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये भी उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मेंटेनेंस द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को आप मेंटेन रखना। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द कमिटमेंट टू द क्रेडिटर्स, उनको मीटअप करना। भाई क्रेडिटर्स को जो कमिट कर रखा है उसको मीट करना। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डिसीजंस को देख लेते हैं, वो कौन से डिसीजंस होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देखिए स्टूडेंट्स, एक फाइनेंशियल मैनेजर है, ये है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसके कुछ डिसीजंस होते हैं, वो कुछ डिसीजंस लेता है। वो कौन से डिसीजंस हैं? वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है, वो फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है, वो डिविडेंड डिसीजन लेता है। यानी कि पैसा कहां लगाएं और पैसा कहां से पाएं, और पैसे का अगर हमने कमा लिया है तो उसका इस्तेमाल कहां करें, ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ले रहा है। यहां पर एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी। इसको डिसाइड करना होगा कि अपने पैसे को इन्वेस्ट कहां करें। भाई हम लोग इस तरह से उसको इन्वेस्ट कर दें कि भाई राशन खरीद लें, या कुछ ऐसी कोई फिक्स एसेट्स को हम लोग खरीद के रख लें। कोई भी एसेट्स को हम बाई करके रख लें। एक तो ये तरीका हो सकता है पैसे को इन्वेस्ट करने का, या फिर हम उससे एक बिजनेस ऑपरेट कर लें, एक बिजनेस ऑपरेट कर लें, बिजनेस लगा लें। तो एक तरीका ये हो सकता है पैसे को इन्वेस्ट करने का। दूसरा तरीका, ठीक है ना, इन्वेस्ट करने का, कहां से वो पैसा आएगा? भाई पैसे का डिसीजन, पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा? वो बैंक से आएगा, क्या हम लोन ले लें, या फिर हम डिबेंचर्स इश्यू कर दें, या फिर हम इक्विटी इश्यू कर दें, है ना? तो ये सब चीजों का डिसीजन भी कौन ले रहा है? एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ले रहा है। फाइनेंसिंग डिसीजन में ये आएगा कहां से पैसे को रेज करें। दूसरा आपका डिविडेंड डिसीजन, यानी कि जो आपकी अर्निंग्स है उसको आप कहां लगाएं, उसको आप बिजनेस के अंदर रिटेन कर लें, या फिर आप डिविडेंड दे दें, आप इन्वेस्टर्स को खुश कर दें, या फिर आप अपने बिजनेस की वेल्थ को बनाने में लगा दें, है ना? तो ये दो चीजों से आप उसमें अपनी अर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका फाइनेंशियल डिसीजन। अब एक एक करके हम लोग सारे डिसीजंस को फॉलो अप करते हैं, देखते हैं क्या क्या सारे डिसीजंस। पहला डिसीजन जैसे कि आपका है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब है आप लॉन्ग टर्म, अभी हम लोग इसको जानेंगे क्या होता है। लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना, यानी कि फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, देखिए, दिस डिसीजन रिलेटेड टू केयरफुली सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म। यानी कि देखिए बेटा, जो फर्म इन्वेस्ट करती है, कोई भी अगर फर्म है वो इन्वेस्ट अगर करेगी, कोई भी अगर फर्म इन्वेस्ट करेगी तो वो दो चीजों में इन्वेस्ट कर सकती है। एक है फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं करंट एसेट्स में। तो फिक्स एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्या कहा जाता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन।
इसको भी हम लोग फर्दर आगे अभी जानेंगे क्या होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन यानी कि फिक्स्ड एसेट तो आप सभी को पता है भाई, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, इस तरह की चीजों को फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। करंट एसेट्स कौन सी है भाई? करंट एसेट्स क्या है? कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, डेटर्स, तो इस तरह की चीजें करंट एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करने को कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और करंट एसेट्स में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो यहाँ पे हम लोग जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म के होते हैं। और आप सभी ने पढ़ा है करंट एसेट्स तो भाई शॉर्ट टर्म के होते हैं। शॉर्ट टर्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज बिलोंग्स टू लॉन्ग टर्म, और इसीलिए यहां पर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ने वाले हैं तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन? तो फर्स्ट आपका यहां पर इंपॉर्टेंस है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखो भाई, अभी मैंने आपको बताया लंबे समय के लिए किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए। भाई लंबे समय के लिए किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहा जाता है। तो दिस इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। लार्ज अमाउंट, भाई अब लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, सपोज दैट यू आर इन्वेस्टिंग ओनली 1000, 10,000 हो गया, ओके फाइन, 10,000 इज अ स्मॉलर मनी। 10,000 अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 10,000 से आपको रिटर्न्स क्या मिल जाएंगे भाई? लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स हो गए आपके 10%, 20%, 30%, ओके 40%, 50%, ओके फाइन। तो भाई लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? 5 इयर्स एंड मोर देन द 5 इयर्स। तो भाई 5 साल में अगर आपको 10% के हिसाब से यानी कि 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सॉरी 1000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 साल में 1000 रुपए क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। 20 साल के हिसाब से आपको 2000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, व्हाट इज 2000 रुपीज? कुछ भी नहीं। अगर आपको 5 साल या 5 साल से ज्यादा में आपको 30% का इंटरेस्ट मिल रहा है, 3000 रुपए 5 साल के अंदर, क्या हुआ भाई? 4000 रुपए क्या हुए? 5000 रुपए क्या हुए? नथिंग, है ना। तो इन्वेस्टमेंट अगर वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट हमको कैसी करनी चाहिए? यहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ फंड। अगर आप 10,000 की जगह में क्या कर रहे हो, 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, अब आप बोलोगे हाँ ठीक है सर 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 30% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, कितने मिल जाएंगे? 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो 3 लाख रुपए 5 साल में या 6 साल में आपको इनफ दैट ठीक ही है। 10 लाख में अगर वैसे देखें तो है तो दोनों बात बराबर ही, 30% ही है, लेकिन अच्छा दिखेगा 3 लाख रुपए कमाए भाई, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या चाहिए आपको? लार्ज अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायरमेंट। अगर मोटा पैसा लगा है, एक ज्यादा अमाउंट लगी है, लंबे समय तक लगी है, तो रिस्क भी बना रहता है, रिस्क भी इन्वॉल्व रहेगा, हमेशा रिस्क रहेगा। अगला आपका इररिवर्सिबल डिसीजन। भाई यहां पर एक हैवी लॉस होने की चांसेस हैं, तो आप अगर हैवी लॉस होने के चांसेस हैं तो आप उसको रिवर्स थोड़ी ना कर सकते हो। आप ये थोड़ा ना कहोगे यार चले आप 10 लाख की आज जमीन खरीदते हैं, कल बेच देंगे। अरे कल बेच के आपको क्या मिलेगा भाई? कल बेच के आपको 10 लाख ही मिलेगा ना। अगर आपने 10 लाख की आज जमीन खरीदी और उसको आपने 1 महीने या 2 महीने के बाद बेच दिया, 2 मंथ के बाद आप 10 लाख की जमीन को बेचने जा रहे हो, क्या मिल जाएगा आपको? 10 लाख 10,000 रुपए। तो क्या मिल जाएगा? 10 लाख में 10,000 रुपए प्लस मिल जाएंगे आपको, तो क्या फायदा, है ना। या फिर हो सकता है कि 10 लाख भी ना मिले, आप इमरजेंसी में बेच रहे हो 2 महीने में, आपको 9.5 दे जाए,
ठीक है ना, तो हैवी लॉसेस होने के चांसेस हैं। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं भाई फंड का वेस्टेज हो गया, आपने 10 लाख रुपए क्यों इन्वेस्ट करें, आपने इसीलिए तो इन्वेस्ट करे ताकि उसमें आपको एक ह्यूज अमाउंट मिल सके, एक ठीक ठाक परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स मिल सके। तो अगर वही नहीं मिलेगा तो वेस्टेज ऑफ फंड हो गया ना, ठीक है ना। तो यहां के जो इंपॉर्टेंस है वो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लंबे समय में आपको ग्रोथ देगा, लार्ज अमाउंट रिक्वायर्ड है, रिस्क इन्वॉल्व है, इरिवर्सिबल डिसीजन है। उसके बाद दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जब भी आप करने जाते हो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देख करके आप इन्वेस्ट करोगे पैसा। पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट में कितना कैश फ्लो बना हुआ है, तो उसको देख करके आप कभी भी अपना डिसीजन लोगे कि भाई हाँ ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट है ए और एक प्रोजेक्ट है बी, एक प्रोजेक्ट है ए और एक प्रोजेक्ट है बी। आप अगर, आपके पास कैपिटल तो फिक्स ही होगा ना, 1 लाख रुपए सपोज दैट, ओके थोड़ा मोटा पैसे में आता है, 10 लाख रुपए आपके पास, तो 10 लाख रुपए आप ए में लगाओ या 10 लाख रुपए आप बी में लगाओ। आप ये चेक करोगे कि भाई पैसा हमको रिटर्न कितना आता जाता, कितना रहेगा, पैसा कितना आता जाएगा। भाई कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है जो डे टू डे है, डे टू डे रिक्वायरमेंट को मीटअप करना। तो ए वाले से अब ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, ए वाला आपको पर मंथ के 10,000 रुपए देते रहेगा और बी वाला आपको पर मंथ के 10,000 रुपए नहीं देगा, पर मंथ के 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे आपको। बी वाले में ऐसा करेंगे कि एक साल में आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, या पूरे साल भर में आपको, पूरे लास्ट में आपको 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे। तो बताओ, दोनों की बात बराबर है, बात दोनों में बराबर है, लेकिन आप कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहोगे, ए प्रोजेक्ट करना चाहोगे। इसमें रेगुलर पैसा मिल रहा है तो हमारी डे टू डे रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी, इसमें इकट्ठा मिल रहा है 1,20,000 लास्ट में मिलेगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोजेक्ट को लेना चाहोगे। कोई ऐसा भी बोलेगा नहीं सर हम बी को लेना चाहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट बहुत डिपेंड करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब सिंपल है, मान लेते हैं आपका ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है। ए प्रोजेक्ट आपको 10% के रिटर्न दे रहा है, बी प्रोजेक्ट आपको 15% के रिटर्न दे रहा है, आप ऑफकोर्स बी को ही चूज करोगे। आप बोलोगे वी आर प्रेफर द सेकंड वन, सेकंड प्रोजेक्ट को सर हम प्रेफर करेंगे, है ना, वी शुड प्रेफर प्रोजेक्ट बी, क्योंकि वहां पर क्या है, रिटर्न ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई वी प्रेफर द बी प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अब देखो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस यहाँ पर के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको मे भी पॉसिबल है पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट ही डिपेंड करे। भाई जहां आप प्रोजेक्ट लगाने वाले हो वहां पर अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल आसानी से मिल पाएगा। मान लेते हैं बी प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, ए प्रोजेक्ट का रॉ मटेरियल मिल रहा है इजीली, और इसको लाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है इसके लिए रॉ मटेरियल लाने में, तो आप ऑफकोर्स ए की तरफ जाओगे। क्या आपको अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है, लेबर अवेलेबल है, क्या आपकी टेक्नोलॉजी, क्या आपकी टेक्नोलॉजी उस लायक की है ना, क्या आपके पास इनपुट्स अवेलेबल हैं, क्या आपके पास मशीनरी है। तो ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट डालते हैं एक इन्वेस्टमेंट करने के आपके डिसीजन पे। तो ये थे वो डिसीजंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर था कैश फ्लो प्रोजेक्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो ये था स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आई होप दैट कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके फाइनेंसिंग डिसीजन की।
फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है भाई, कहां से हम लोग पैसे को जुटाएंगे, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल इज टू बी रेजेस, मतलब कहां से आप पैसे जुटाओगे, कहां से आप पैसे जुटा के लाओगे, कहां से आप पैसे लेके आओगे बिजनेस करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। भाई कंपनी जो करती है, कंपनी रेजेस फाइनेंस वेरियस सोर्सेस सच एज इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं या लोन ले सकते हैं। भाई ये सोर्सेस हैं। अगर मैं बोलूं एक बिजनेस जब शुरू करने जाता है आदमी, ध्यान से इस बात को समझिएगा बेटा, जब एक बिजनेस शुरू करने जाता है तो वो सबसे पहले तो इक्विटी लगाता है, अपना पैसा लगाता है, प्रेफरेंस शेयर्स लगाता है, रिजर्व्स और सरप्लस का यूज करता है, डिबेंचर्स या फिर लोन। देखो जब उसका पहले से भी कुछ बिजनेस चल रहा होगा ऐसा मान के चलते हैं, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस या डिबेंचर्स और लोन भी इशू कर सकता है, तो ये सब पैसा वो लगाता है। अगर मैं इन सबको गेट टुगेदर रखूं तो ये है कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इन तीनों को मिला के अगर मैं बोलूं तो ये है इक्विटी। क्या है? इक्विटी, या फिर इसी को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। और ये क्या है? ये है आपका डेप्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका डेप्थ। ओनर फंड भी यही है, शेयर होल्डर फंड ही ओनर फंड है। भाई ओनर फंड क्या है? ओनर फंड के अंदर क्या आएगा? ओनर फंड के अंदर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। ओनर फंड के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स, ओनर फंड के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरोड फंड के अंदर क्या आएगा? डिवेंचर्स आ जाएगा, लोन आ जाएगा, लोन एंड एडवांस। ठीक है, तो भाई एक कंपनी अपने पैसे को जुटा सकती है। व्हाट आर द सोर्सेज? तो सोर्सेज दो प्रकार के हो सकते हैं, ओनर फंड एंड बोरोड फंड। ओनर फंड कौन से? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स एंड सरप्लस। एंड बोरोड फंड, व्हाट आर द बोरोड फंड? डिबेंचर्स एंड लोन्स एंड एडवांस। इसमें आपको डिविडेंड देना पड़ता है और यहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। भाई अब एक कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट पे करने में ज्यादा सुटेबल उसको कंडीशन पड़ रही है डिविडेंड पे करने में। ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। कोई कंपनी ऐसा बोल सकती है कि नहीं ठीक है हम लोग इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, कोई कंपनी ऐसा बोल सकती है नहीं डिविडेंड पे करेंगे। डिपेंड करता है, देखो फैक्टर्स हैं, उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेगा फाइनेंशियल डिसीजन को? तो पहला वो फैक्टर है आपका फर्स्ट, नंबर वन है कॉस्ट। नंबर वन है कॉस्ट। कभी भी एक कंपनी प्रिफर्स द सोर्स विथ मिनिमम, भाई जिसमें मिनिमम कॉस्ट आए उसको प्रेफर करेगी। भाई कॉस्ट भी तो जनरेट होता है। अब जिसमें मान लेते हैं एक कंपनी है, एक बैंक है ए बैंक है, एक बैंक है बी। एक बैंक आपको, ए बैंक आपको 10% इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर रहा है, बी बैंक आपको 12% इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप किसको प्रेफर ज्यादा करोगे? तो आई प्रेफर डेफिनेटली ए को। अगर हम सिर्फ इतना सा कंसिडर करें तो बाकी चीजें भी मायने रखती है, लेकिन अगर हम इतना ही देखें तो ए को प्रेफर करेंगे। भाई वो कम इंटरेस्ट ले रहा है ना, बी को नहीं प्रेफर करेंगे इन दैट केस। तो वही है कॉस्ट, कि कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है, डिपेंड्स ऑन दिस। सेकेंड पॉइंट है आपका रिस्क। रिस्क बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, जहां पर ज्यादा रिस्क दिखेगा, मोर रिस्क, जिसके पास रिस्क ज्यादा रहेगा
मोर रिस्क एसोसिएटेड विथ, तो वो किसके साथ जाएगा भाई? बोरोड फंड के साथ ज्यादा रिस्क है। अगर हम बात करें रिस्क की, तो अगर रिस्क रहेगा तो डेफिनेटली वो क्या चुनेगा? इक्विटी चुनेगा इन कंपैरिजन बोरोड के। बोरोड को नहीं चुनेगा। बोरो के साथ रिस्क ज्यादा है, क्योंकि बोरो में क्या करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट तो वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस यू कैन पे, यू मस्ट पे द इंटरेस्ट। आपको आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको पे करना ही पड़ेगा ना इंटरेस्ट। तो ज्यादा रिस्क होता है आपका बोरोड फंड के साथ। और अगर हम वैसे बोलें तो कम रिस्क होगा आपका किसके साथ? इक्विटी के साथ, क्योंकि इक्विटी में आपको डिविडेंड देना है, ठीक है ना? इक्विटी में आपको डिविडेंड देना है। तो मेरे ख्याल से अगर ज्यादा रिस्क है, मोर रिस्क, तो प्रेफर कौन करेगा? ज्यादा रिस्क क्या प्रेफर करेगा? ज्यादा रिस्क प्रेफर करेगा इक्विटी। भाई इक्विटी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लॉस होगा तो भी भैया बाहर के लोग ही जेल खाएंगे, ओनर झेलेंगे, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। अगेन कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन क्यों नहीं मायने रखेगी? भाई किसी कंपनी में, कोई कंपनी चाहती है स्मूथ कैश फ्लो, कोई कंपनी स्मूथ कैश फ्लो चाहती है भाई, है ना? या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, किसी कंपनी में अगर पैसा ज्यादा फ्लो होता है, स्मूथ फ्लो ऑफ कैश है, तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे बोरोड फंड। जहां पर रिस्क है भैया, जहां पर ऐसा लग रहा है कि नहीं कैश नहीं आ पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा पैसे का प्रबंध, तो वहां पर इक्विटी की तरफ प्रेफर ज्यादा करेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल कंसिडरेशन। जो कंपनी चाहती है, वांट दैट कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, तो वो क्या प्रेफर करेगी? वो भाई वो सिंपल सी बात है ना, वो इक्विटी देना प्रेफर नहीं करेगी। वो क्या प्रेफर करेगी? प्रेफर्स बोरोड फंड। जो भी कंपनी अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहेगी, वो बोरो फंड प्रेफर करेगी। जो कंपनी चाहेगी कोई बात नहीं चलेगा, तो वो आपका क्या प्रेफर करेगी? इक्विटी। और आ जाते हैं फैक्टर अफेक्टिंग में आपका फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे कि ब्रोकर्स कमीशन, ब्रोकर्स कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन या अंडरराइटर्स फीस बोल देते हैं। तो इस तरह की चीजें जो बीच में आपके दलालीपन रहती है, उसमें आपने जो पेमेंट करना पड़ता है, उसको फ्लोटिंग कॉस्ट कहते हैं। किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, किसी के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। इट मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उसको फ्लोटिंग कॉस्ट कहते हैं, जो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है ना? तो वो जहां ज्यादा होगा वहां आप कम जाओगे, जहां पर कम होगा वहां पे आप ज्यादा जाने की कोशिश करोगे। एक होता है इसी के अलावा फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेम चीजें हैं,
लेकिन ये फिक्स रहती है, वो फ्लोट करती है, वो बढ़ती घटती जाएगी, ये फिक्स रहेगी। और जहां पर भी कॉस्ट ज्यादा होगी भाई, हाइयर फिक्स्ड कॉस्ट, अगर मैं बोलूं हाई फिक्स्ड कॉस्ट, हाई फिक्स्ड कॉस्ट है तो भाई उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट ज्यादा पे करने का ज्यादा पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे, हाई इंटरेस्ट पे। तो हाई इंटरेस्ट पे करेगा तो भैया उसको दिक्कत ज्यादा होगी ना। अब डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है, इक्विटी या प्रेफरेंस, डेथ। ठीक है, सातवां पॉइंट आपका हो सकता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स बूम की कंडीशन आती है, मार्केट ऊपर गया, बूम की कंडीशन आई, फिर नीचे आया, डिप्रेशन, फिर अगेन बूम, फिर डिप्रेशन, फिर बूम, फिर डिप्रेशन। तो बेसिकली ये बूम और डिप्रेशन की कंडीशंस में मार्केट अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ड्यूरिंग बूम पीरियड, ड्यूरिंग boom period, it is easy to sell equity। तो ये इजी होता है कि भाई इक्विटी दिया जाए बूम पीरियड में। बट डिप्रेशन के समय पे क्या होगा, डिप्रेशन के समय पे देयर इज मोर डिमांड, डिमांड फॉर व्हाट, डिमांड फॉर डेथ। यहां पे डिमांड नहीं होती ना भाई डेथ की, दैट्स वाई। ठीक है ना। तो बूम पीरियड में ध्यान रखिएगा इस चीज को, बूम पीरियड में इक्विटी एंड डिप्रेशन पीरियड में डेप्थ, डी से डिप्रेशन, डी से डेप्थ, ऐसे करके भी आप याद कर सकते। तो these are the factor affecting financial decision. First one is cost, risk, cash flow position, control consideration, floating cost, fixed operating cost, state of capital market. These are the 7 factor affecting financial decisions. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक आज के लिए डिविडेंड डिसीजन, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़ी हो जाती हैं तो इस हिसाब से भी इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक डिविडेंड डिसीजन तक लेंगे, कल हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग और आपका कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। डिविडेंड डिसीजन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन या सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन या अर्निंग्स आप बोल सकते हो। तो वो जो कमाई हो रही है उस कमाई को आपने अलग अलग पर्संस को देना है, क्रेडिटर्स को पे करना है, एम्प्लॉयज को पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है, शेयर होल्डर्स को पे करना है, अच्छा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना है, ये तो हम भूल ही गए, है ना। तो इतनी सारी जगहों में आपने इसको बांटना है भाई। ठीक है, ठीक है, इतनी सारी जगहों में आपने इसको बांटना है। तो जब इतनी सारी जगहों में आप इसको बांट रहे हो तो आपको इसका भी तो कैलकुलेशन करना होगा भाई, कितना कहां 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 देना है। इसी को बोलते हैं डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड, है ना। एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को एकदम एप्रोप्रिएटली बांटा जा सके ताकि क्रेडिटर्स भी बुरा ना माने, एम्प्लॉयज भी बुरा ना माने भाई, डिवेंचर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स भी बुरा ना माने। डिवेंचर होल्डर्स को तो फिक्स ही देते हो, एम्प्लॉयज को भी आप फिक्स सैलरीज देते हो, क्रेडिटर्स को भैया अपने हिसाब से दे दोगे, भैया ठीक है यार चलो इतना पैसा हमारे पास बन गया, शेयर होल्डर्स को भी दे दोगे डिविडेंड। ठीक है, तो यहां पर ये भी आपके कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन।
डिविडेंड को डिसाइड करने के लिए भी कुछ फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। वो कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है डिविडेंड, जिससे हम लोग डिविडेंड को डिसाइड करते हैं? तो नंबर 1 है आपका, पहला फैक्टर अफेक्टिंग है अर्निंग्स। अर्निंग्स, भाई जिस कंपनी की जितनी ज्यादा अर्निंग होगी वो उतना ज्यादा डिविडेंड दे सकता है। हाई अर्निंग गिव्स हाई डिविडेंड, लो अर्निंग गिव्स लो डिविडेंड, सिंपल। दूसरा है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अब अर्निंग्स में स्टेबिलिटी होना भी जरूरी है, सिर्फ अर्निंग्स से नहीं चलेगा। कभी आपने ज्यादा कमा लिया, कभी आपने कम कमा लिया, तो अर्निंग्स में स्टेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। जिस कंपनी में स्टेबल अर्निंग्स होंगी वो कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे पाएगी, जिस कंपनी में कम स्टेबल अर्निंग्स होंगी वो कम डिविडेंड दे पाएगी। अगला है आपका थर्ड वन, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन, भाई सिंपल है, कोई कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो वो ज्यादा डिविडेंड दे पाएगी, जिसकी अच्छी नहीं है वो कम डिविडेंड दे पाएगी। अगेन फोर्थ है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। कोई भी कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को ज्यादा मायने रखती है, ग्रोथ को ज्यादा मायने रखती है, तो वो प्रेफर करेगा लो डिविडेंड, लो डिविडेंड या फिर नो डिविडेंड। क्यों? सिंपल है, भाई उसने ग्रोथ करनी है तो उसने अपनी अर्निंग्स को क्या करना पड़ेगा, रिटेन करना पड़ेगा, रिटेन अर्निंग करना पड़ेगा ना, उसने अपना पैसा बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो ग्रोथ को प्रोस्पेक्टस नहीं देगा, अगर जो नहीं चाहता ग्रोथ उतनी अच्छे से, तो वो प्रेफर करेगा हाई डिविडेंड। अब कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है इसके ऊपर। अगला है आपका नंबर 5, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कंपनी की पॉलिसीज होती है स्टूडेंट्स, अगर किसी कंपनी की पॉलिसी है कि वो कंप्लीटली हर ईयर में रेगुलरिटी से रेगुलर 6% का डिविडेंड दे रही है, तो उसको देना ही पड़ेगा ना 6% का डिविडेंड। किसी कंपनी का रेगुलर बना हुआ है कि 2% का देता है, तो वो रेगुलर 2% का देगा डिविडेंड। और डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वेरी। जिस कंपनी की स्टेबिलिटी अच्छी होगी वो अच्छा डिविडेंड दे पाएगा, जिस कंपनी की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी वो अच्छा डिविडेंड नहीं दे पाएगा। प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि देखिए हर कंपनी के अपने अपने शेयर होल्डर्स होते हैं। किसी कंपनी में भाई अमीर शेयर होल्डर्स होते हैं, किसी कंपनी में मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, मिड क्लास से होते हैं, किसी कंपनी में रिच फैमिली से होते हैं। तो रिच फैमिली के शेयर होल्डर्स, भैया उनको डिविडेंड से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी अर्निंग्स को ज्यादा करना होता है, उनको अपनी इनकम्स को बढ़ाना होता है, अपने इन्वेस्टमेंट को डबल करना होता है, उनको डिविडेंड से लेना देना। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर जो लोअर क्लास फैमिली तो खैर शेयर्स में इन्वेस्ट करेगी, मिडिल क्लास फैमिली है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग को डिविडेंड से लेना देना होता है। तो ऐसी कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को जानती है, भाई वो जानती है कि उनके जो शेयर होल्डर्स है वो मिड क्लास फैमिली से, तो ऐसी फैमिली से हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनको हाईयर डिविडेंड पे करते हैं। 7th नंबर है आपका टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, भाई अगर टैक्स ज्यादा लगेगा तो कंपनी डिविडेंड कम बांट पाएगी, सिंपल है, क्योंकि भैया पैसा तो टैक्स में ही चले जाएगा ना। कम टैक्स लगेगा तो डिविडेंड ज्यादा बांट पाएंगे। एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, कैपिटल मार्केट का एक्सेस अगर जिस कंपनी के पास होता है वो डिविडेंड अच्छा बांट पाती है, नहीं होता तो नहीं बांट पाती है। लीगल रिस्ट्रिक्शन,
लीगल रिस्ट्रिक्शंस, अगर जिस कंपनी में लीगल रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगे हुए हैं तो वो कम डिविडेंड बांट पाते हैं। सपोज दैट आपने लोन लिया कहीं से और उस लोन के लेते समय उस कंपनी ने आपको सीधे ही बोल दिया भैया आप डिविडेंड 2% बांटोगे, तो उनको 2% ही बांटना पड़ेगा क्योंकि उनकी शर्तें माननी पड़ेगी। ठीक है, अगला है आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी बहुत मायने रखता है, डिमांड एंड सप्लाई का रिएक्शन। तो ये सारे पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स जो कि अफेक्ट डालते हैं आपके डिविडेंड के डिसीजंस में। अर्निंग्स, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कैश फ्लो पोजीशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, टैक्सेशन पॉलिसीज, एक्सेस ऑफ कैपिटल मार्केट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके डिविडेंड डिसीजन में असर डालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे भाई आपका फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि यहां से मे बी इट्स पॉसिबल कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।